हेलो स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन एजुकेशन की क्लास में स्वागत है। और मैं हाजिर हूं आज 10वीं क्लास के छात्र छात्राओं के लिए लेसन नंबर 2 राजनीतिक शास्त्र सामाजिक अध्ययन से। तो प्यारे बच्चों, हमने लेसन 1 पहले किया था सत्ता का बंटवारा, और आज हम कर रहे हैं संघवाद, जो कि आपकी राजनीतिक शास्त्र का दूसरा पार्ट है। और आज हम इसके मुख्य बिंदु करेंगे, जिसमें खास शब्दावली है, मेन को खास परिभाषाएं छोटी छोटी, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और आपको ये चर्चा करने के बाद चैप्टर का मनन करना, अध्ययन करना है, गहरा अध्ययन करना है, पाठ को पढ़ना है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तब हम अगली वीडियो में आपको अभ्यास के प्रश्न कराएंगे। तो आज के चलते हैं कार्यक्रम पर हम चले। सबसे पहले संघवाद, क्योंकि हमारा पाठ का नाम ही संघवाद है। तो ये संघवाद होता क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी कि ये जो संघवाद है होता क्या है। शासन के 2 या 2 से अधिक सत्र, यदि शासन है, जो किसी देश का शासन है, वो एक सत्र पर ना होकर के 2 सत्रों पर या 2 से अधिक सत्रों पर जब शासन किया जाता है, तो उसको हम संघवाद का नाम देते हैं। बिल्कुल साची बात है। इसके साथ एक होता है एकात्मक शासन, इसके साथ ही अगला ही आपका एकात्मकवाद या एकात्मक शासन। जब एक स्तर पर शासन हो, बाकी सत्र उसके अधीन होकर के कार्य करें, स्वतंत्र रूप से कोई सत्र ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, किसी भी मामले में दूसरे सत्र अपने आप कोई निर्णय ले सके, अपने आप कोई काम ना कर सके, सिर्फ एक सत्र है जो बना है उसी के अंदर होकर काम करे, उसको हम एकात्मक सरकार कहते हैं, एकात्मक शासन कहते हैं, और एकात्मकवाद कहते हैं। और जो संघवाद किसको कहते हैं, जब शासन के 1 से अधिक होकर के, या तो 2 हो या 2 से अधिक सत्रों पर जब काम होता है, उसे हम संघात्मक सरकार, संघवाद या संघात्मक कहते हैं। इसके बाद आपको ये दोनों ज्ञात हो गए। इसके बाद हम चलते हैं शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा, हाँ, खास करके भारत जैसे देश में 3 स्तरों पर किया गया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो इस प्रकार एक प्रकार की सरकार न होकर के जो देश की शासन व्यवस्था है, उसकी जो सत्ता का कारोबार है, वो सारा का सारा बांटा गया है। कुछ मामले के राज्य सरकार के पास हैं, कुछ केंद्र सरकार के पास है, और कुछ स्थानीय सरकार को अधिकार दिया हुआ है उनका। तो इस प्रकार हम बांटते हैं। जहां तक हम बात करते हैं भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार है, यदि ये तो था आपका सबके लिए मौजूद, ये भारतीय में कैसे है। भारत में संघ सूची के 97 विषय हैं, जिन पर केवल केंद्र सरकार ही फैसला लेती है, और इसका कार्य क्षेत्र है सिर्फ केंद्र के अधीन ही है, अधिकार है वो सारा के सारे केंद्र सरकार को जाते हैं। केंद्र सरकार ही इन विषयों पर अपना निर्णय लेती है। इसके बाद राज्य सूची, राज्य जितने भी राज्य से राज्यों को 62 विषयों पर अपने अधिकार है, 62 राज्यों पर कार्य करने का अधिकार है। इनके कार्य क्षेत्र में 62 विषय आते हैं, और 52 ऐसे समवर्ती विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार मिलकर के डिसीजन लेती है, दोनों इस पर विषय पर फैसला ले सकते हैं, काम कर सकते हैं। इनके कार्य क्षेत्र 52 विषय दोनों के कार्य क्षेत्र में आते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान की थी वो मैंने बताया, दोबारा बता रहा हूं आपको। 97 विषयों पर सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 62 विषयों पर स्टेट गवर्नमेंट का, और 52 विषयों पर दोनों सरकार का, बोथ गवर्नमेंट्स करती है इनके ऊपर। इसके बाद हमारा चलते हैं टॉपिक पर, संघीय व्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं दुनिया में। पूरे विश्व में संघीय व्यवस्था किस किस देश में है। नंबर 1 सबसे पहले भारत पर, नंबर 2 अमेरिका, नंबर 3 स्विट्जरलैंड, नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 5 दक्षिण अफ्रीका, और नंबर 6 बेल्जियम। ये देश हैं, इन देशों में संघीय व्यवस्था लागू है। बेल्जियम की संघीय व्यवस्था हमसे मिलती जुलती है। इसके अलावा कुछ देश ऐसे भी है दुनिया में जहां सिर्फ एकात्मक सरकार है। कौन से देश हैं? प्रश्न नंबर 6, एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं? श्रीलंका हमारा पड़ोसी, दक्षिण में समुद्र के अंदर हमारा पड़ोसी देश है। इसके बाद चीन हमारा उत्तर का पड़ोसी देश है। फ्रांस, नेपाल भी हमारे उत्तर में है। आयरलैंड, और ये देश, इन देशों में एकात्मक सरकार है। यहाँ पर एक ही शासन व्यवस्था है, बाकी जो कार्य करते हैं उसे एक ही सरकार के अंदर शासन करते हैं। इसके बाद आगे हम चलते हैं संघ।
सूची के विषय कौन कौन से, जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची उसमें कौन कौन से विषय आते हैं? प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा मतलब रक्षा, देश की बॉर्डर पर जो रक्षा, फौजी, आर्मी, इनसे संबंधित सेना, थल जल वायु सेना, तीनों प्रकार की सेना है, वो सारा का सारा संघ गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्य क्षेत्र में आता है। विदेशी मामले जितने भी हैं सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। बैंकिंग का काम जितना है सारा का सारा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। संचार से जितने भी साधन सारे के सारे संचार व्यवस्था है वो सारे संघ अनुसूची के विषय हैं। और इसके बाद मुद्रा, मुद्रा भी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, मुद्रा को कैसे करना चाहिए, रिजर्व बैंक का काम, और रिजर्व बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। इसके बाद हम चलते हैं सुप्रीम से, राज्य अनुसूची के विषय कौन कौन से आते हैं? पुलिस है, ये राज्य का काम है। वाणिज्य व्यापार, ये राज्य का काम है। खेती से संबंधित जितने भी कार्यक्रम है सारे राज्य के कार्य क्षेत्र में आते हैं। सिंचाई से संबंधित डिपार्टमेंट सारे के सारे राज्य सरकार के अधीन आते हैं। और जो स्थानीय शासन है, लोकल कमेटीज हैं, लोकल स्थानीय शासन है, वो सारा का सारा राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो इन ये जो हमने पहले बताया ये विषय के सारे जो अभी मैंने जिक्र किया सारे के सारे विषय राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आते हैं। कुछ क्षेत्र बच गए जैसे शिक्षा, वन, मजदूर, श्रम, विवाह से संबंधित मामले, गोद लेने से संबंधित मामले और उत्तराधिकार से संबंधित मामले। ये मामले ऐसे हैं जिन पर दोनों ही सरकारें अपने अपने निर्णय लेती हैं। और ये बात ध्यान रखें, जिस विषय पर दोनों में टकराव हो जाता है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्णय अंतिम माना जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले को ज्यादा अहमियत दी जाती है। इसके बाद हम अगले समवर्ती सूची हो गया हमारा भारत संघ। भारत संघ में बिल्कुल सीधी सी बात है, 29 राज्य हैं और 7 केंद्र प्रदेशों को मिलाकर के भारत एक विशाल देश है, विभिन्नताओं वाला देश है। और इसी की विभिन्नताओं को देखते हुए क्षेत्रीय दृष्टि से बहुत से राज्य बनाए हुए हैं, 29 राज्य बनाए हुए हैं और 7 केंद्र प्रशासित प्रदेश इस देश में शामिल हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जबकि राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। गोवा सिक्किम और गोवा सबसे छोटे राज्य हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक इसमें आपका दिया भाषाई राज्य को, भाषाई के राज्य। सर हमारे संविधान में पहले कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि भाषा के आधार पर किसी राज्य को बनाया जाए, लेकिन 1950 के अधिनियम पास करके संविधान में संशोधन करके राज्य के भाषा के आधार पर भी राज्य बनाने की से प्रथा शुरू हुई। और इसी प्रथा के अंतर्गत हमारा हरियाणा है वो 1 नवंबर 1966 को भाषा के आधार पर ही बनाया गया। पहले हमारा हरियाणा वो पंजाब का भाग होता था, लेकिन जिस भाग में हरियाणा भाषा ज्यादा बोली जाती थी उस क्षेत्र को महापंजाब से निकाल करके हरियाणा का दर्जा दिया गया 1 नवंबर 1966 को। और वो 1950 के भाषा के आधार पर बनाए जाने वाले नियम के अंतर्गत ही बनाया गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं भारत की भाषा नीति। भारत की भाषा नीति ये भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हाँ, भारत की राज्य भाषा हिंदी है। भारत को राज्य भाषा का नाम दिया गया है, हमारी मातृभाषा का नाम दिया गया है, लेकिन राष्ट्रभाषा का नाम नहीं दिया गया। कोई भी किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है। राज्य भाषा या मातृभाषा हम कह सकते हैं कि हमारी हिंदी है। और हिंदी के साथ साथ 21 भाषाएं हमारी अनुसूचित श्रेणी में आती हैं, यानी टोटल 22 भाषाएं भारत में शामिल हैं, 22 भाषाएं अनुसूचित सूची में हैं। और इसके साथ साथ गठबंधन सरकार क्या होती है इसका एक टॉपिक भी है। मिला जुला करके जब किसी किसी शासन व्यवस्था का पूर्ण बहुमत नहीं आता तो सभी दलों को मिला करके दूसरे दलों को विजित सांसदों को मिला करके या विजित विधान MLAs को मिला करके जो सरकार बनाई जाती है उसको हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। 1999 से 2000 सरकार में जो वाजपेयी की सरकार बनी थी उसमें पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण लगभग 20 दलों ने मिलकर के एक सरकार बनाई थी।
तो ये मेरे ख्याल में भारत के संविधान के लिए अच्छी भी है, देश के लिए भी अच्छी है। यदि ऐसा ना हो, पूर्ण बहुमत लाने की अवस्था में यदि दोबारा इलेक्शन कराया जाए तो सरकार पर काफी आर्थिक बोझ पड़ता है, और उस बोझ से बचाने के लिए सबका नैतिक फर्ज है कि सब मिलकर के सरकार बनाए और उसको चलाए। दूसरा इससे अलगाववाद भी नहीं होता, क्योंकि सारे के सारे दल उसमें शामिल हो जाते हैं। दूसरा, इसमें जो गठबंधन की सरकार है उसमें ये राज्य स्तर पर भी इसी प्रकार होती है, क्योंकि जब राज्य स्तर पर विधानसभा के जो एमएलए होते हैं उनके बहुमत न आने की अवस्था में दूसरे क्षेत्रीय दलों से अपना, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे वो एमपी के हों, संसद के हों, तो उनमें अपनी भागीदारी निभाते हैं अनेक राजनीतिक दल। यानी कहने का भाव यह है कि गठबंधन सरकार वो सरकार कहलाती है जो एक दल की न होकर के विभिन्न दल जोड़ तोड़ करके गांठ बना करके एक सरकार बनाते हैं, उसको गठबंधन की सरकार कहते हैं। इसके बाद जो अगला और लास्ट टॉपिक आपका, भारत में विकेंद्रीकरण कैसे, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कैसे किया गया। स्टूडेंट्स, भारत में 3 प्रकार से शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, जैसे कि हम ऊपर भी पढ़ते आए हैं। केंद्र अनुसूची पढ़ा था हमने, केंद्र के आधार पर, दूसरा राज्य सरकार को, और तीसरा स्थानीय शासन। जो शासन व्यवस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, और जो लोकल बॉडीज होती हैं उनकी, ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, जो भी ब्लॉक समिति है, इन जो भी स्थानीय शासन है वे सारे इसी में आते हैं, जिला परिषद से लेकर ग्राम पंचायत और ये सारे स्थानीय शासन। तो स्टूडेंट, इस प्रकार ये आपका था संघवाद पाठ की कुछ खास महत्वपूर्ण शब्दावली, और कल हम पढ़ेंगे इसके अभ्यास के प्रश्न। तो उसके लिए जरूरी है कि आप लेसन को अच्छी तरह से पढ़कर आए। आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए। कल फिर मिलते हैं अभ्यास के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।